अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 डाटा टाइप्स असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। इसका नेक्स्ट टॉपिक है राइटिंग प्रोग्राम्स इन जीडब्ल्यू बेसिक, यानी कि बेसिक जो आईडीई है, जो सॉफ्टवेयर है इंटरप्रेटर, उसके अंदर प्रोग्राम किस तरह से लिखने हैं हमने, जो कि हम जीडब्ल्यू बेसिक की जगह पीसी बेसिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, आईडीई क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है जीडब्ल्यू बेसिक, ये एक आईडीई है, ठीक है। यानी कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम एक प्रोग्रामिंग के लिए जो जो काम ज़रूरी होते हैं वो सारे काम कर सकते हैं। यानी कि उसको लिखना, ठीक है, राइट करना कोड को, उसको एडिट करना, उसमें कोई चेंजिंग करनी है, ठीक है, फिर उसके अलावा उसको सेव करना, लोड करना, ठीक है, चलाना, ये सारे काम जिस प्रोग्राम में हम कर सकते हैं उसको हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहते हैं, ठीक है, या शॉर्ट में आईडीई कहते हैं। तो जीडब्ल्यू बेसिक भी एक आईडीई है, ठीक है। और पीसी बेसिक्स जो कि हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, वो जीडब्ल्यू बेसिक का एमुलेटर है, ठीक है, उसको चलाता है। अच्छा, क्योंकि जीडब्ल्यू बेसिक पुराना सॉफ्टवेयर है, इस वजह से हम पीसी बेसिक्स के ज़रिए उसको चलाते हैं, जो क्योंकि पीसी बेसिक्स नए ऑपरेटिंग सिस्टम पे सपोर्टेड है, ठीक है, विंडोज़ 10 वगैरह पे, विंडोज़ 7 वगैरह पे, ठीक है। ये पिक्चर जो आपको नज़र आ रही है, ये असली जीडब्ल्यू बेसिक सॉफ्टवेयर की है, ठीक है। ये बिल्कुल सेम शक्ल इसकी वही है जो कि पीसी बेसिक्स की है। इसमें नीचे 1 लिस्ट, 2 रन, 3 लोड ये लिखा हुआ है, ठीक है, 4 सेव, इस तरह के नाम लिखे हुए हैं। ये असल में 1 2 3 हमारी फंक्शन की को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि F1 अगर क्लिक करेंगे जो कि कीबोर्ड के सबसे ऊपर होता है, उससे क्या है कि लिस्ट का फंक्शन चलेगा। F2 क्लिक करेंगे तो उससे रन का फंक्शन चलेगा, ठीक है। जो हम रन RUN खुद लिख के एंटर करते हैं एक प्रोग्राम को चलाने के लिए, वो काम हम डायरेक्ट F2 दबा के भी कर सकते हैं, ठीक है। 3 से लोड कर सकते हैं, 4 से, इस तरह से इसके मुख्तलिफ काम है। अच्छा, अब एक प्रोग्राम हमने किस तरह से बेसिक के अंदर बनाना है। प्रोग्राम जो क्या होता है, असल में इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है, उसके अंदर हिदायत या स्टेटमेंट्स वगैरह मौजूद होती हैं, ठीक है। और उनके ज़रिए हम क्या करते हैं कि हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं उस प्रोग्राम के ज़रिए, ठीक है। प्रोग्राम में सारी क्या स्टेटमेंट्स हैं। अब एक स्टेटमेंट हमने किस तरह से लिखनी है, ठीक है। जो स्टेटमेंट्स है उसको लिखना कैसे है, उसका सिंटेक्स ये है कि सबसे पहले लाइन नंबर लिखेंगे, ठीक है, 10 20 30 जो भी लाइन नंबर हमने लिखना है पहले वो लिखेंगे। यानी कि कोड की जो एक स्टेटमेंट है, एक लाइन है, उसको कैसे लिखना है, पहले लाइन नंबर, फिर उसके बाद हम स्टेटमेंट लिखेंगे। हम एक स्टेटमेंट भी एक लाइन पे लिख सकते हैं, एक से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो एक लाइन है उस पर हम कितने करैक्टर्स लिख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, जो लाइन के जो करैक्टर्स है वो हम 255 तक लिख सकते हैं, ठीक है, एक लाइन के ऊपर। इससे ज़्यादा करैक्टर्स नहीं लिख सकते। और उन 255 में हम बेशक एक स्टेटमेंट लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, ठीक है, हम जितनी उसमें आ सकती है वो हम लिखेंगे, ठीक है। 255 इसकी लिमिट है, इससे ज़्यादा करैक्टर्स हम एक लाइन में नहीं लिख सकते। उसके बाद उसकी रेंज है कि यानी कि हम कितनी लाइनें एक प्रोग्राम में लिख सकते हैं, ठीक है। लाइन नंबर, यानी कि लाइन नंबर जो हम लिखते हैं उसकी क्या रेंज है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, कम से कम कितना हो सकता है। लाइन नंबर कम से कम 0 हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 65529, ठीक है, 65,529 ये आखिरी लाइन नंबर है। इससे ज़्यादा लाइन नंबर हम नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये इसकी रेंज है, इसकी लिमिट है। यानी कि जो लाइन नंबर 10 20 30 हम लिखते हैं वो 65,529 से ज़्यादा नहीं लिख सकते, ठीक है। ये आखिरी लाइन नंबर है जो कि हम प्रोग्राम में लिख सकते हैं। अच्छा, अगर हम एक ही लाइन पे ज़्यादा स्टेटमेंटें लिखना चाहें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो लाइन नंबर आएगा, फिर एक स्टेटमेंट लिख के फिर कॉलन का साइन इस्तेमाल करेंगे। ये जो सामने आपके सामने यहाँ पे कॉलन का साइन बना हुआ है, ठीक है, ये वाला, ये साइन लिख के फिर आगे दूसरी स्टेटमेंट, ठीक है। आगे फिर अगर तीसरी लिखनी है फिर कॉलन डालें, फिर तीसरी स्टेटमेंट। तो कॉलन के ज़रिए इसको हमने सेपरेट करना होता है। प्रोग्राम को जब हम लिखेंगे तो वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में चलेगा, ठीक है। यानी कि पहले छोटी लाइन नंबर चलेगी, फिर उससे बड़ी लाइन नंबर, फिर उससे बड़ी लाइन नंबर। यानी अगर
10, 20, 30, 40 इस तरह से उसके नंबर्स हैं लाइनों के। वो पहले 10 चलाएगा, फिर 20 चलाएगा, फिर 30, ठीक है, इस तरतीब में चलाएगा। एक लाइन नंबर जो एक दफ़ा हमने इस्तेमाल कर दिया उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। अगर हमने 20 पहले इस्तेमाल कर दी, दोबारा 20 के नाम से हमें जो है कोई स्टेटमेंट नहीं लिखनी चाहिए, यानी उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे तो क्या होगा कि पिछला जो 20 था उसका कोड ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से हमेशा अलग लाइन नंबर इस्तेमाल करें, ठीक है, सेम को दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि सेव कैसे करना है एक प्रोग्राम को। एक प्रोग्राम को सेव करने के लिए जब हमने एक प्रोग्राम कोड लिख लिया, ठीक है, स्टेटमेंट्स लिख लिए, उसको सेव करना, उसके लिए या तो हम कीबोर्ड पे F4 का बटन दबाएंगे या फिर सेव खुद लिखेंगे SAVE लिख के, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि कोटेशन मार्क्स के अंदर प्रोग्राम का नाम लिखेंगे, ठीक है। पहले कोटेशन मार्क्स का बटन दबाएंगे, ठीक है, यानी कोटेशन मार्क्स को ओपन करेंगे, फिर उसको प्रोग्राम का नाम लिखा, फ़र्ज़ करें ABC, ठीक है, मैं लिखना चाहता हूँ उसका नाम, तो abc.bas साथ लिखना पड़ेगा, क्योंकि .bas बेसिक लैंग्वेज की एक्सटेंशन है, ठीक है। तो फाइल का नाम के साथ .bas लाजमी लिखना पड़ता है इसके अंदर। तो फाइल का नाम जो मैंने लिख दिया, फिर आगे दोबारा कोटेशन मार्क्स का बटन मैं दबाऊँगा, उससे ये होगा कि वो कोटेशन मार्क्स बंद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं उसको एंटर जब दबाऊँगा तो वो फ़ाइल सेव हो जाएगी, ठीक है, उसी नाम से। अब उस फाइल को मैं बाद में भी कभी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं कंप्यूटर बंद कर देता हूँ, दोबारा चलाता हूँ, तो मैं दोबारा उस फाइल को इस प्रोग्राम के अंदर लोड कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह यानी कि हम प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं अपनी हार्ड डिस्क पे या किसी भी डिस्क के ऊपर। अच्छा, अब हमने सेव कर दिया, अब उसको दोबारा लोड करना है अगर, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने सॉफ्टवेयर चलाया, ठीक है, GW बेसिक चलाया, उसके ऊपर F3 दबाएंगे, या फिर F3 भी दबा सकते हैं, या फिर हम खुद लोड लिख देंगे LOAD, ठीक है। लोड लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम कोटेशन मार्क्स का बटन दबाएंगे, फिर हम वही फाइल का नाम लिखेंगे abc.bas, वो लिखा, फिर कोटेशन मार्क्स दबाया। अब जब हम एंटर करेंगे तो क्या होगा कि वो जो प्रोग्राम है वो वापस मेमोरी में लोड हो जाएगा, ठीक है। असल में लोड करने से होता है ये कि वो जो प्रोग्राम है वो फिर रैम के अंदर आ जाता है, ठीक है। पहले वो हार्ड डिस्क में या किसी भी USB फ्लैश डिस्क किसी भी जगह पड़ा होगा, अब वो वहाँ से रैम के अंदर आ जाएगा, ठीक है, और रैम के अंदर से फिर प्रोग्राम को चलाया जा सकता है। फिर उसके बाद हम इस प्रोग्राम को जो है वो एग्जीक्यूशन की कमांड दे के, ठीक है, रन की कमांड दे के चला सकते हैं। अच्छा, अब ये जो प्रोग्राम हमने मेमोरी में लोड किया है, इसको हम क्या कर सकते हैं कि इस प्रोग्राम को हम लिस्ट भी कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि F1 दबाने से लिस्ट की कमांड आती है। लिस्ट का मतलब ये होता है कि वो प्रोग्राम का जो कोड था वो सारा हमें दिखाई देगा वापस, ठीक है, उसको हम देख सकते हैं। यानी लिस्ट लिख के एंटर करें तो क्या होता है, लोड करने के बाद कि वो जो प्रोग्राम जो सेव किया हुआ था उसका सारा कोड दोबारा हमारे सामने स्क्रीन पे आ जाता है। उसको एडिट कर सकते हैं, उसको कोई भी चेंजिंग करनी है, कोई लाइन नंबर चेंज करना है, उसके अंदर कोई भी कोड चेंज करना है, ठीक है, वो कर सकते हैं, या उसको चला भी सकते हैं। तो लोड के साथ हम लोड के बाद ये वाले काम कर सकते हैं। अच्छा, अगर जो फाइल का नाम हमने लिखा है वो हम अगर उसमें गलत लिख दें, ठीक है, या उसका पाथ गलत लिख दें, तो फिर एरर आ जाएगा, ठीक है। और GW बेसिक की जो एक्सटेंशन मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है उसकी वो .bas है, ठीक है। बेसिक BASIC होता है, तो वहाँ से उन्होंने BAS इसकी एक्सटेंशन बनाई है। अच्छा, अगर हम किसी खास फोल्डर के अंदर अपने प्रोग्राम को सेव करना चाहते हैं तो उस सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें सेव लिख के उसके आगे फिर पूरा पाथ उसका देना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ फाइल का नाम भी नहीं लिखेंगे, बल्कि हम पहले पूरा पाथ लिखेंगे कि C ड्राइव के अंदर हमने इसको सेव करना है, ठीक है। तो C://
बैक स्लैश फिर आगे फ़ाइल का नाम, ठीक है, अगर सी में करना चाहिए, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे तो फिर वो उस जगह पे उसको डायरेक्ट जाके सेव कर देगा, ठीक है। अगर हम ऐसी फ़ाइल का नाम लिख के सेव करें तो वो फिर अपनी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में ही सेव करता है, ठीक है, फिर प्रोग्राम की जो अपनी एक डायरेक्टरी होती है उसमें डालता है। तो हम उसको अपनी मर्ज़ी से भी किसी जगह पे भी सेव कर सकते हैं, उसको यानी पूरा पाथ उसके लिए लिखना ज़रूरी है। अच्छा, अगर ये नहीं लिखेंगे तो फिर GW बेसिक जिस डायरेक्टरी में काम कर रहा है वहीं पे उसको सेव करता जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये इसका सारा प्रोसीजर था जी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, लोड करना क्या है कि मेमोरी के अंदर लेके आना है प्रोग्राम को, हार्ड डिस्क या किसी भी डिस्क से, ठीक है, किसी भी सेकेंडरी मीडिया से, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, और USB फ्लैश डिस्क वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। वहाँ से रैम में लाने को हम लोड कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम को चलाना किस तरह से, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम के अंदर मौजूद होती हैं उनको चलाना, इसको कहते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, और चलाने से पहले लोड करना ज़रूरी है। लोड करने का तरीका भी मैंने आपको बताया, ठीक है। उसी तरह से पहले लोड करेंगे प्रोग्राम को रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर, ठीक है, फिर उसको हम चला सकते हैं। और चलाना किस तरह से, या तो F2 का बटन दबाएंगे या फिर हम खुद रन लिखेंगे RUN, ठीक है, लिख के एंटर करेंगे तो वो प्रोग्राम चल जाएगा जो कि मेमोरी में लोड होया होगा, ठीक है। प्रोग्राम का जो भी आउटपुट है वो फिर हमारे सामने आ जाएगा। ये सारी चीज़ मैं आपको एक डिटेल्ड एग्जांपल के साथ खुद से करके तो मैं आपको दिखाता हूँ भी कि ये सारा काम कैसे करते हैं, ठीक है। ये सेव, लोड और ये रन सारी चीज़, यानी प्रोग्राम उसमें लिखते किस तरह से, उसकी एग्जांपल मैं भी आपको जो है उसकी मुकम्मल देता हूँ। अच्छा, ये हमने पहले सॉफ्टवेयर चला दिया, ठीक है, PC बेसिक ओके का साइन आया हुआ। यहाँ पे मैंने पहले लिखा 10, लाइन नंबर 10। अब मैंने पहले लिखा है लेट x इज़ इक्वल टू 5। इसका मतलब ये है कि x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 5 हो गई है, ठीक है। फिर मैंने आगे कॉलन डाला क्योंकि मैं दो स्टेटमेंट एक ही लाइन में लिखना चाह रहा हूँ। कॉलन लिख के मैंने फिर लिखा y इज इक्वल टू 8। अब x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 8 है, ठीक है, ये डिक्लेयर हो गई। 20 में मैंने लिखा लाइन नंबर 20, उसमें मैंने लिखा प्रिंट, फिर मैं कोटेशन मार्क्स पे मैंने लिखा है सम इज़, फिर कोटेशन मार्क्स बंद करूँगा मैं, ठीक है। इस कोटेशन मार्क्स में जो भी हम लिखे ये एज इट इज़ स्क्रीन पे प्रिंट होगा, यही सम इज़ ऐसे लिखा हुआ स्क्रीन पे आ जाए। अच्छा, इसके बाद मैंने लिखा सेमी कॉलन का साइन डाला और उसके बाद मैंने लिखा है x प्लस वाई। अब ये जो यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन का साइन डाला है, ये सेमी कॉलन का साइन जो है इससे ये होता है कि हम एक स्टेटमेंट के अंदर मुख्तलिफ काम अगर करना चाहें, ठीक है, तो उसको अलग करने के लिए हम सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या कॉमा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यानी कि सम इज़ को हमने एक तो प्रिंट करना था और एक हमने x प्लस वाई को भी प्रिंट करना था, दोनों को प्रिंट करना था। या तो हम दो दफ़ा स्टेटमेंट्स लिखेंगे दो लाइनों में, अगर एक में लिखना है तो फिर सम इज़ लिख के फिर सेमी कॉलन डाल के तो फिर हम आगे x प्लस वाई, ठीक है, लिखेंगे। यानी कि पहले सम इज़ को वो प्रिंट करेगा स्क्रीन पे, यानी कोटेशन मार्क्स के अंदर जो भी लिखा जाए इसको हम इस पूरी चीज़ को स्ट्रिंग कहते हैं, और स्ट्रिंग में जो भी हम लिखे वो ऐसी स्क्रीन पे लिखी हुई आ जाती है जब प्रिंट करते हैं। तो सम इज़ पहले लिखा हुआ आएगा और दूसरी चीज़ x और y को प्लस करके वो उसका आंसर भी साथ हमें स्क्रीन पे दिखाएगा। x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 8 है, तो इन दोनों को जमा करके जो आंसर इनका 13 बनता है वो हमें स्क्रीन पे दिखाएगा जब ये प्रोग्राम चलाएँगे तो। अच्छा, आगे लाइन नंबर 30 पे मैंने लिख दिया एंड लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन लिखना चाहिए। अच्छा, उसके बाद मैंने फिर लिखा सेव स्पेस कोटेशन ओपन abc.bas और आगे मैंने दोबारा कोटेशन मार्क्स डाल दिए, ठीक है, एंटर किया, ओके लिखा आ गया। यानी कि वो फाइल abc.bas में ये सारा प्रोग्राम सेव हो चुका है, ये जो 10, 20 और 30 लाइन के अंदर मौजूद है। अब मैं ये करूँगा कि इसी प्रोग्राम को लोड करके तो आपको चला के दिखाऊँगा, ठीक है। अब मैंने लिखा लोड स्पेस कोटेशन मार्क्स में abc.bas फिर कोटेशन मार्क्स
एंटर किया, ओके लिखा हुआ आगे, ठीक है। अब मैं इसको चलाना चाहता हूँ, मैंने रन लिख के एंटर किया तो सम इज़ आगे 13 लिखा हुआ आगे, ठीक है। जो सम इज़, ठीक है, ये मैंने ऊपर प्रिंट में बताया था सम इज़, वो भी आगे, और एक्स प्लस वाई का आंसर 13 बनता था, वो उसके आगे लिखा हुआ आगे। अच्छा, मैं प्रोग्राम बंद करके दोबारा चलाया, ठीक है, क्योंकि वो सेव हो चुका है मेमोरी, वो हमारी हार्ड डिस्क में मौजूद है, हम कभी भी इसको लोड कर सकते हैं। मैंने इसको दोबारा लोड लिखा abc.bs, ठीक है, एंटर किया, अब ओके लिखा आ गया, यानी कि ये लोड हो गया, ठीक है। अब मैं इसको चलाता हूँ दोबारा, रन लिखा, एंटर किया तो ये लिखा हुआ आ गया सम इज़, जो कि स्ट्रिंग में था, और साथ 13 जो कि एक्स प्लस वाई का आंसर था। तो ये इस तरह से लोड के ज़रिए हम कभी भी उस प्रोग्राम को दोबारा खोल के तो उसको हम कर सकते हैं। अब मैंने लिस्ट लिखा, लिस्ट लिख के एंटर किया तो वो जो प्रोग्राम का कोड था वो भी दोबारा मेरे सामने आ गया, क्योंकि वो मेमोरी में लोड हुआ हुआ था। तो लिस्ट जो है उसका काम यही होता है कि वो प्रोग्राम को हमारे सामने शो कर देता है, ठीक है, उसके सारे कोड को। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक प्रोग्राम। एक जो बेसिक का प्रोग्राम, जैसे अभी मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम 3 लाइनों का लिखा था, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी इसको लिखना किस तरह से, कुछ ग्रामर के रूल्स हैं इसके, वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं उस प्रोग्राम को लिखने के लिए। अच्छा, इसमें पॉइंट नंबर 1 उसने ये लिखा है कि हर प्रोग्राम को लाजमी लाइन नंबर से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। लाइन नंबर के बगैर हम प्रोग्राम को स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। किसी भी प्रोग्राम की स्टेटमेंट को हम लाइन नंबर के बगैर नहीं स्टार्ट कर सकते। दूसरा पॉइंट उसने ये लिखा है कि एंड लिखना, जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाए तो एंड लिखना चाहिए, ठीक है। ये अच्छी बात है, अगर ना भी लिखें तो मसला नहीं है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। पॉइंट नंबर 3 है कि लाइन नंबर को रिपीट नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर हमने 20 नंबर लाइन किसी स्टेटमेंट के लिए इस्तेमाल कर दी है तो हम दोबारा 20 नहीं लिख सकते, ठीक है। दोबारा 20 लिख के फिर उसकी कोई स्टेटमेंट लिख दे, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नहीं लिख सकते, नहीं तो हमारा कुछ कोड ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। तो हमें हमेशा डिफरेंट लाइन नंबर लिखना है। चौथा पॉइंट उसने बताया है कि अगर हम एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखना चाहें तो फिर हम क्या करेंगे कि पहले लाइन नंबर लिखा, फिर पहली स्टेटमेंट लिखी, फिर उसके बाद कॉलन का साइन डालेंगे, ठीक है। कॉलन का साइन डालने के बाद जो है हम अपनी दूसरी स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह अगर आगे फिर एक स्टेटमेंट लिखनी है, फिर कॉलन डाल के फिर तीसरी स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये कॉलन का साइन आपके सामने बना हुआ है, ठीक है। ये साइन जो है वो हर स्टेटमेंट के बाद हमें डालना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि उनके दरमियान में। अच्छा, पॉइंट नंबर 5 है बेसिक लैंग्वेज जो होती है उसके अंदर हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं बग़ैर डिक्लेरेशन के, यानी कि वेरिएबल्स को पहले डिक्लेयर करना ज़रूरी नहीं है। इसमें एक वेरिएबल हमने यानी कि अगर नहीं भी बनाया हुआ, हम डायरेक्ट उसको वेरिएबल को इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि एक्स, एक एग्जांपल जो मैंने अभी आपको लास्ट दी थी, जो प्रोग्राम 3 लाइनों को बनाया था, उसमें एक्स और वाई मैंने 2 वेरिएबल बनाए थे, ठीक है। उनको वेरिएबल कहते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में वेरिएबल होते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, जो हमारी लीनियर इक्वेशंस वगैरह में, मैट्रिसेस में, उसी तरह कंप्यूटर में भी वेरिएबल है और इनका काम भी वही है, ठीक है। ये भी वैल्यू को स्टोर करते हैं। अब ये जो वेरिएबल्स हैं इनको अगर हमने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, हमने पहले नहीं बताया कि ये एक्स जो है ये नंबर को स्टोर करेगा, ठीक है, इसको कोई हमने इसको डिक्लेयर नहीं किया, डायरेक्ट ही अगर हम x = 5 लिख दें तो तब भी बेसिक लैंग्वेज में मसला नहीं है, वो चल जाएगा। लेकिन दूसरी कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसमें पहले उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना ज़रूरी है। हम डायरेक्ट अगर x = 5 लिखें तो वो नहीं उसको चलाएगा, ठीक है। पहले हमें बताना पड़ता है कि x जो है वो नंबर को स्टोर करने वाला वेरिएबल है, ठीक है, या स्ट्रिंग को स्टोर करने वाला, या जो भी चीज़ को जो उसमें स्टोर करना चाहते हैं उसका वेरिएबल है, फिर उस हिसाब से उसको इस्तेमाल करना होता है। तो बेसिक में इस चीज़ का मसला नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ज़रा छोटी लैंग्वेज है, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा एडवांस चीज़ें नहीं है। इसमें डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं, वेरिएबल को डायरेक्ट इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हमें डायरेक्ट अगर लेट भी ना लिखे मैंने, क्योंकि लेट लिखा था, लेट का मतलब होता है कि इसको x की वैल्यू को 5 कर दो, ठीक है,
تو لیٹ اگر نہ بھی لکھیں x = 5 لکھے تب بھی چل جائے گا، ٹھیک ہے، لیٹ لکھنا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ اچھا آگے پوائنٹ نمبر 6 اس نے لکھا ہے کہ in a basic program the physical appearance of the program statements does not matter، یعنی کہ اس میں اس چیز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک پروگرام دیکھنے میں کیسا نظر آ رہا ہے، یعنی کہ ترتیب میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم نے کیا کیا ہے کہ لائن نمبر 60 بعد میں لکھ دیے اور لائن نمبر 90 پہلے لکھ دی، کیونکہ ہم پروگرام نے چلنا تو ترتیب میں، ٹھیک ہے، پروگرام جو چلائیں گے وہ پہلے 60 کے کوڈ کو چلا دے گا، بعد میں 90 والے کو چلائے گا، بے شک وہ 90 کا کوڈ پہلے لکھا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ اسٹیٹمنٹ بے شک پہلے لکھی ہوئی تھی، لیکن وہ کرے گا کہ وہ سینڈنگ میں ہی چلے گا، وہ پہلے آگے سے 60 کو پہلے چلا دے گا۔ تو اس لیے دیکھنے میں اگر کوڈ آگے پیچھے بھی ہو، لائن نمبر 3 آگے ہے، لائن نمبر 99 پہلے آ رہی ہے، ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، وہ لیکن چلاتا اس کو ترتیب میں ہی ہے جس طرح اس نے چلانا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے اسٹرکچر کے رولز ہیں کہ بیسک پروگرام کو اس طریقے سے لکھا جائے۔ اچھا نیکسٹ ٹاپک ہے کریکٹر سیٹ آف بیسک، یعنی کہ ایک بیسک کے اندر کون کون سے کریکٹرز ہم استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس کا جب پروگرام ہم بنائیں گے تو اس میں ہم کیا کیا لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو نمبرز وغیرہ ان پٹ میں، یعنی کہ اسٹرنگ وغیرہ میں کیا کیا لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے جو کریکٹرز ویلڈ ہے، ٹھیک ہے، ان کو ہم کریکٹر سیٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بیسک کا، جو کہ ویلڈ کریکٹرز ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں کچھ کریکٹر کیونکہ نہیں ہم لکھ سکتے بیسک میں، اس وجہ سے کچھ کریکٹرز ویلڈ ہیں جن کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو الفابیٹک کریکٹرز ہیں، ٹھیک ہے، ABC والے، لوور ABC والے بھی اور اپر کیس والے بھی سارے، ٹھیک ہے، لوور کیس اپر کیس دونوں یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا نومیرک ہم ویلیوز لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، 0 1 2 3 4، ٹھیک ہے، 0 سے 9 تک یہ سارے نمبرز ہم استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہم نے لکھا تھا x = 5، تو وہ جو 5 لکھا تھا، ٹھیک ہے، وہ ایک نمبر تھا، تو ان چیزوں کا استعمال جو ہے وہ بیسک میں کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، الفابیٹس، نمبرز، اور تیسری چیز جو اس پہ ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ اسپیشل کریکٹرز ہیں۔ اب یہ جو اسپیشل کریکٹرز ہیں یہ مختلف طرح کے سائنز ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے پاس کی بورڈ میں موجود ہوتے ہیں، جیسے ایکول کا سائن ہے، پلس کا سائن ہے، ٹھیک ہے، مائنس کا ہے، اس طرح کا یہ آپ کے پاس لسٹ آپ کی بک میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، اس کو ویسے آپ دیکھ سکتے ہو کون کون سے کریکٹرز ہم استعمال کر سکتے ہیں بیسک میں، ٹھیک ہے، یہ سارے اسپیشل کریکٹرز ہیں جن کا استعمال بیسک میں کیا جا سکتا ہے۔ جو اس لسٹ کے اندر موجود نہیں ہے جو سائن، اس کا استعمال پھر ہم بیسک میں نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایکول ہے، یہ ایکول کے سائن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یا اسائنمنٹ کا سمبل بھی ہے، کسی ویلیو کو کسی ویریبل کو ویلیو جب ہم اسائن کرتے ہیں، جیسے کہ x = 5 میں نے لکھا تھا، تو x کی ویلیو میں نے 5 اسائن کی تھی اس کو، یعنی اس کی ویلیو 5 بنائی تھی، تو اس ٹائم میں نے ایکول کا سائن استعمال کیا تھا، تو اس طرح اس کا یہ استعمال ہے۔ پھر اسی طرح پلس کا سائن، پھر مائنس کا سائن، ٹھیک ہے، یہ مختلف ان کے کام ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سائنز کا آپ کو صرف یہ کہ آپ ان کو تھوڑا بہت دیکھ لو ایک دفعہ، آپ کو صرف پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں ہم اس میں استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ سے وہ اس طرح کی چیزیں پیپر میں پوچھے گا کہ پرسنٹیج کے سائن کا کیا کام ہے، ٹھیک ہے، یا ہیٹ کے سائن کا کیا کام ہے، ٹھیک ہے، یہ صرف ایک دفعہ سمجھنے کے لیے، یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے۔ یعنی کہ اس کو یاد کرنا اتنا ضروری نہیں ہے، یہ مشکل ہی ہے کہ ایسی کوئی چیز پیپر میں پوچھیں۔ اچھا نیکسٹ آپ کا ٹاپک ہے ریزروڈ ورڈز۔ ریزروڈ ورڈز یا کی ورڈز۔ ریزروڈ ورڈز ان ورڈز کو کہتے ہیں جو کہ بیسک لینگویج کے اندر پہلے سے ہی پری ڈیفائنڈ ہے، یعنی کہ ان کو پہلے کوئی نہ کوئی کام ہے، ٹھیک ہے، بیسک لینگویج کے اندر۔ ان ریزروڈ ورڈز کو ہم اپنے کام میں استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، جیسا کہ پرنٹ میں نے آپ کو دکھایا تھا، پرنٹ کا ایک کام ہے بیسک کے اندر کہ وہ اسکرین کے اوپر آؤٹ پٹ کرتا ہے، یعنی جو بھی لکھا ہوگا اس کو اسکرین پہ دکھا دے۔ تو ہم اپنی
اپنے یعنی کہ ایک نیا ویریبل اگر بنائیں تو اس کا نام پرنٹ نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ پرنٹ پہلے ہی موجود ہے، وہ ایک کی ورڈ ہے، وہ پہلے سے ریزروڈ ہے، ٹھیک ہے، بیسک میں اس کا کوئی مطلب ہے۔ تو ایسے جو ورڈز ہیں ان کو ہم اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے، ان کے پہلے سے ہی پری ڈیفائنڈ یوزز ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی کام ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو استعمال بھی نہیں کیا جا سکتا اور ان کو دوبارہ ڈیفائن بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر میں چاہوں کہ میں پرنٹ کا جو کام ہے اس کو چینج کر دوں تو وہ میں نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، وہ بیسک نے ایک دفعہ جو پرنٹ کا کام رکھ دیا وہ وہی رہے گا، ٹھیک ہے، اور اپنے ویریبل کے نام کے طور پہ بھی ان کو میں استعمال نہیں کر سکتا ریزروڈ ورڈس کو، جیسے میں نے بھی بتایا کہ پرنٹ کو کے نام سے میں ویریبل نہیں بنا سکتا کیونکہ اس کا کوئی کام ہے۔ اسی طرح ایف ہے، ایلز ہے، فور ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے بہت سے ہیں، وہ یہ سارے ریزروڈ ورڈز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کا لیکچر ختم ہوا، سبسکرائب کریں، اللہ حافظ۔